Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are fine. We were discussing chapter number 14 atmosphere. हम chapter number 14 को डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने इसके लेयर्स को डिस्कस किया था और जो कुछ भी हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया इस डायग्राम से हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आपके लेक्चर में इसको इंक्लूड किया कि हमारा सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की कंसंट्रेशन के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर्गोन और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक जो है गैसेस पाई जाती हैं, जिनमें से नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गोन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर को डिफरेंट टर्म्स की बेस पर डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट वेज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टेम्परेचर की बेस पर इसको 4 लेयर्स के अंदर क्लासिफाई किया था: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 0 से 12 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है, स्ट्रेटोस्फेयर 12 टू 50 किलोमीटर, मीजोस्फेयर 50 टू 85 किलोमीटर और थर्मोस्फेयर जो है 85 से 12 किलोमीटर तक 85 से 120 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि 0 से लेकर 120 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की लेयर है, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक पार्ट एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर है। इस तरह डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है और एटमॉस्फेयर को फर्दर फिर 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। और एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से लेकर 120 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है, जिनमें से पहले 12 किलोमीटर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, 12 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर है और 50 से 85 मीजोस्फेयर है और 85 से 120 थर्मोस्फेयर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है और ओजोन लेयर 25 से 30 किलोमीटर होती है अर्थ के अंदर, और इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन की डिप्लीशन को कॉज करते हैं और डिप्लीशन की वजह से उसमें एक होल हो गया जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। और इसके इफ़ेक्ट पड़े थे कि स्किन कैंसर है, इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं और डिस्टर्ब करती है फूड चेन को। इसको बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर के साथ ओजोन को डिस्कस किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ओजोन को डिस्कस करके ओजोन डिप्लीशन भी साथ ही मेंशन की गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था, हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है। तो हम लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज पढ़े थे, जिनमें से कुछ सोर्सेज ये थे कि कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़ डिफरेंट ऑक्साइड्स आर इंक्रीजिंग in our atmosphere, and these oxides are the oxides of carbon, oxides of sulfur and oxides of nitrogen. These oxides of carbon और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज़ कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं वो हैं कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर्स। मतलब कि जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है, और हमारे ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट में से भी और फैक्ट्रीज़ के एग्जॉस्ट में से भी ये ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और फिर इन ऑक्साइड्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, आपका सिलेबस का पार्ट तो नहीं है बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो है वो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड होते हैं, और इसके सोर्सेज भी कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैं, वोल्केनिक इरप्शन है, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये रिएक्ट करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन बना देते हैं, और एसिड रेन जो है वो डिफरेंट इफेक्ट करती है। एसिड रेन की वजह से हमारे सी वाटर के अंदर मेटल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और मेटल्स की कंसंट्रेशन उसी सी वाटर को जब हम ड्रिंक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, एक ख़ास लेवल से ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह जब फ़िश जो है इन मेटल्स को कंज्यूम करती हैं तो इनकी गिल्स के अंदर मेटल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पहले सफोकेशन होती है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है।
इसके अलावा ये बिल्डिंग्स को डैमेज करती हैं, प्लांट्स को डैमेज करती है एसिड रेन। इसके अलावा एसिडिटी को इंक्रीज़ करती है। फिर उसके बाद लास्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। NOx लिखा है, एक्स मीन्स एनी नंबर। इसके सोर्सेज हैं कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उससे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं जो कि एसिड रेन कॉज करते हैं। एसिड रेन के भी सेम इफ़ेक्ट हैं, जो मतलब एसिड रेन के वही सेम इफ़ेक्ट हैं। बेसिकली एसिड रेन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड के साथ जब रेन वाटर रिएक्ट करता है तो वो इनको एसिड्स के अंदर चेंज कर देता है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है रेन की नेचर को एसिडिक कर देते हैं, इससे एसिड रेन बनती है। और एसिड रेन के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमने अभी डिस्कस किए। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपके चैप्टर का। अगर आप ये स्कीम सारी याद कर लेते हैं तो आपको पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो याद हो सकता है। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी हैं। सबसे पहले है एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है, ये हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर की हेडिंग में, ये आपने वहाँ से लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का डिफरेंस भी हम लोगों ने पीछे लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने पोल्यूटेंट और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आफ्टर द स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो हेडिंग थी वो एयर पोल्यूटेंट्स की ही थी। उसके बाद है स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मीट होती है। अगर आप लोग पीछे से नहीं याद होता तो अभी हमने जो स्कीम पढ़ी है उसमें से इसके जो है वो कॉजेज़ पढ़ लें, वही लिख दीजिएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रीजनेबल फॉर हीटिंग अप द एटमॉस्फेयर। हाउ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रीजनेबल है हीटिंग अप द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर सारी की सारी रीज़न लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एंटर अपने अंदर से गुजरने देती है, लेकिन इंफ्रा रेड रेडिएशंस को अपने से अंदर से गुजरने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो इंफ्रा रेड रेडिएशंस एमिट करती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ट्रैप कर लेती है इनसाइड इट्स लेयर, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये सब लिखा हुआ है, आपने वहाँ से ये इसके अंदर लिखना है। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हिडन एनिमी है। ये भी पीछे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम लॉन्ग टाइम के लिए इनहेल करते हैं तो क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और हेमोग्लोबिन के साथ जब ये अटैच होती है तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन से अटैच होती है और क्या करती है, ब्लड सप्लाई को या ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कहती है, हिंडर कर देती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो हेडिक होता है और फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और लास्ट पर डेथ हो जाती है। तो इस वजह से ये हिडन एनिमी है। वट थ्रेट्स आर देयर ऑन ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए आपने नहीं करना। विच एयर पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन एरोबिक, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। एसिड रेन एसिडिटी ऑफ सॉइल कैसे इंक्रीज करती है, पीछे मेंशन किया हुआ है कि एसिड रेन जब हमारे सॉइल के ऊपर गिरती है तो डेफिनेटली उसकी नेचर एसिडिक है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो हिंडर्ड हो जाती है। उसके बाद है पॉइंट आउट टू सीरियस इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के 2 सीरियस इफेक्ट लिखें, पीछे मैंशनड है, उसमें से कोई भी 2 आप लिख दें, पहले वाले 2 ज़्यादा सीरियस है वो लिख दीजिएगा। हाउ इज़ ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे बनती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी मैंशनड है, ओजोन डिप्लीशन के अंदर भी मैंशनड है, तो आप जहाँ से भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैसे स्ट्रेटोस्फेयर वाला ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, आप वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद है हाउ डज 75% ऑफ द एटमोस्फेरिक मास लाइज विद इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये रीजन मेंशन है। हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कैसे डिप्लीट हो रही है। ये 3-4 रिएक्शंस शो किए हुए हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन रेडिकल निकलता है, वो क्लोरीन रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर ऑक्सीजन ओजोन को ऑक्सीजन के अंदर मतलब क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन को ऑक्सीजन के अंदर चेंज कर देता है। इस तरह ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और ओजोन की वहाँ से डिप्लीशन हो जाती है। तो वो जो 3-4 रिएक्शंस रीज़न के साथ लिखे हुए हैं वो आपने इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज
ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ये आपके सिलेबस में है, आपने पूरे का पूरा ट्रोपोस्फेयर लिखना है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वाला टॉपिक पूरा लिखना है इस क्वेश्चन में। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्लांट बट वाई इट इज़ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलार्मिंग फॉर अस, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग लिखना है। वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज हेल्थ हैजर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी है। डिफाइन एसिड रेन, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट, एसिड रेन पर नोट लिखना है। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ये आपके सिलेबस का नहीं है पार्ट। वेयर डज ओजोन लेयर इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में ओजोन लेयर कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो बातें ओजोन लेयर से रिलेटेड लिखी हुई हैं वो आपने बतानी है। और हाउ इट इज़ डिप्लीटेड और ओजोन डिप्लीशन के बारे में बताना है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉज एयर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड, नाइट्रोजन एयर पोल्यूशन करती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से एसिड रेन होती है, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं वो लिखने हैं सारे, और इसके सोर्सेज पीछे जो स्कीम थी उसके अंदर लिखे हुए हैं, वहाँ से आपने नोट कर लेने हैं और वो इसके अंदर राइट डाउन करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।